ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, आवाज़ जा रही है? चलिए, हम लोग का था कौन सा था, हड़प्पा का। अभी तक हम लोग पढ़े क्या है हड़प्पा में, नॉर्मल समझ लीजिएगा कि छोटा मोटा मुंडा है सब। ठीक है, क्या है, छोटा मोटा मुंडा था, छोटा मोटा मुंडा, जल्दी से आ जाओ, छोटा मोटा मुंडा। ठीक है, ये सब आपस में लोग रह रहा है। ठीक है, इसको क्या दिए थे, हड़प्पा सभ्यता। अब इसका कई नाम हुआ था, है ना, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, कई नाम था। नाम क्यों हुआ था वो हम लोग पढ़ लिए। इसका विस्तार कहाँ से था, क्षेत्रवार, है ना, देखे ना कि उत्तर में कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था, पूरब का कौन सा था, पश्चिम का कौन सा था, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज है, इस सभ्यता के बारे में जो पढ़ेंगे, ठीक है, जिस दिन टाइम मतलब बंद रहेगा उस दिन महिमा टाइम से कॉल करेगी, सर आज क्लास है ना। ठीक है, और जिस दिन क्लास है उस दिन लेट से। चलिए, तो उसमें क्या करना है कि अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, नामकरण तो हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ से देखे आगे पढ़ते हैं। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान क्या याद रखना है, यहाँ से हम अनुमान जो लगाएंगे सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, क्या लिखेंगे, सामाजिक जीवन, यानी उन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर आएंगे टॉपिक पे। आप ये मत समझिएगा, और जो खास करके जो दोस्त आप ऑनलाइन देखिएगा, ठीक है, तो आपको पहले परेशान नहीं होना। ठीक है, पहले चीज़ों को समझना है। तो सामाजिक जीवन में क्या पढ़ेंगे लोगों का, आर्थिक जीवन में फिर से हम आपको एक बार रिकॉल कर रहे हैं। सामाजिक जीवन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिला पुरुष साथ में रहता था, बच्ची का क्या स्थिति थी, शादी ब्याह कैसे होता था। ठीक है, सब लोग एक परिवार में रहता था कि अलग अलग रहता था। जैसे होता है ना, हम लोग सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं ना कि हम लोग एकल परिवार हैं कि संयुक्त परिवार हैं। ठीक है, शादी कैसे होता है, कोर्ट मैरिज होता है कि डायरेक्ट जो है अग्निवेदी के सामने में जो हम लोग हिंदू परंपरा के अनुसार शादी करते हैं, ऐसे होता है। सबका अलग अलग अपना अपना रीति रिवाज है। तो वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, सामाजिक में पढ़ते हैं। धार्मिक में वो किन भगवान को मानते थे, किन किन देवताओं की वो पूजा करते थे। ठीक है, ये सब किसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं, धार्मिक में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक जीवन में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, कि उन लोगों का जो था आर्थिक जीवन क्या था, मतलब वो रहने के लिए वो कौन कौन सा काम करते थे। रुपया पैसा कैसे आएगा, आर्थिक जीवन से ही आएगा ना। जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमको आर्थिक जीवन चलाना होगा तो हम पढ़ाने का काम करें कि कुछ आप लोग से पैसा मिल जाएगा तो मेरा जीवन चल रहा है। जो लोग ग्रामीण हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, शहर में जो है वो क्या करते हैं, व्यापार बिजनेस बिजनेस करते हैं। तो ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, आर्थिक जीवन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, यहाँ तो एक चीज तो क्लियर है, पहली दिन हम लोग कर लिए थे जब हड़प्पा सभ्यता पढ़े थे, इसकी जो लिपि है अपठनीय है। क्या है लिपि, अपठनीय है। कल नेट का एग्जाम हम दिए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि अपठनीय लिपि से संबंधित है हड़प्पा काल। ठीक है, और भी एक दो ऑप्शन दिया था। तो अपठनीय लिपि किससे संबंधित है, हड़प्पा काल का। हड़प्पा का लिपि पढ़ा गया, नहीं पढ़ा गया ना, तो यानी जो एग्जैक्ट घटनाएं हो रही थी उस घटनाओं के बारे में हम एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो वहां से प्राप्त साक्ष्य मिला है, ठीक है, जो अभिलेख मिला है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। यदि मान चलिए, फिर एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि यदि मेरे नाम का मिल जाए एकदम बाउंड्री, ठीक है, कि एकदम सीतामढ़ी में मिल जाए, मुजफ्फरपुर में मिल जाए, इधर मुंगेर में मिल जाए, इधर जो है पूर्णिया में मिल जाए, सब जगह लिखेगा प्रीतेश सर जो है पढ़ाते हैं, प्रीतेश सर पढ़ाते हैं, तो अगला जनरेशन जब हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे, भूकंप आया ध्वस्त, ठीक है, जो अगला जनरेशन जो फिर लेगा, खुदाई करेगा, तो पता चलेगा अच्छा यहाँ भी इसका मतलब पत्थर था प्रीतेश सर का, और पटना में भी मिला। तो इसे क्या अनुमान लगाते हैं कि यहाँ तक इनका विस्तार था, यहाँ तक ये पढ़ाते थे। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन से उदाहरण से सीखे क्या है, तो जो अभिलेख मिलेगा, ठीक है, उनसे हम लोग क्या मानते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होता होगा। ठीक है, ऐसा होता होगा। जैसे अभी देखिएगा, हर घर में शादी ब्याह में होता है ना, पीतल का बर्तन मिलता है। यदि गांव से जो लोग रिलेटेड होंगे उनको पता है, शादी ब्याह में दहेज में पीतल का बर्तन मिलता है। शहर में चलता है ऐसा, शहर में नहीं चलता है। तो क्या होता है, अनुमान लगाएगा कि ठीक है, हर घर में पीतल का बर्तन कैसे आ गया। तो हम जो पढ़ेंगे अभी वो अनुमानों के आधार पर होगा, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्या, अनुमानों के आधार पर, चूंकि लिखित तो था नहीं तो हम लोग अनुमान लगाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। हम लोग पढ़े थे क्या कि हड़प्पा सभ्यता के 6 स्थल को, कितना, 6 स्थल को परिपक्व अवस्था कहा गया था। कितना स्थल को, 6 स्थल को। वो 6 स्थल जल्दी से बताइए कौन कौन सा था, जल्दी से बताइए। पहला तो हम आपसे बताए होंगे कौन सा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद जल्दी से बताइए, और दूसरा बात हड़प्पा। ठीक है, ये दोनों तो याद ही था। ठीक है, इसके बाद एक कलवा को याद रखना है, तो कलवा कौन, कालीबंगा, कौन जगह, कालीबंगन। ठीक है, इसके बाद बोलिए, पकड़ के धो दीजिए। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, क्या जाएगा, धौलावीरा। और इसके बाद राखी गढ़ी
और एगो था गणेश जी के भाई कौन, राखी गढ़ी, और जल्दी से गनवारी लाल, कौन है, गनवारी, गनवारी वाला, ठीक है। टोटल कितना जगह हो गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अच्छा स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवस्था माने जाते हैं। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब टू द पॉइंट आते हैं, ठीक है। चलिए अगला लाइन क्या है आपका, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है कौन सा है, मोहनजोदड़ो है। अब इसको एक लाइन के लिए रोकना है, ठीक है, इस लाइन को रोकना है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। और जो ऑनलाइन है ध्यान रखिएगा, ये क्लास सिर्फ आपको सिखाने के लिए नहीं तैयार होता है, ये क्लास आपको मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसा है, ठीक है। मैटर ये करता है ना, किताब तो है लेकिन पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो हम आपको अपने अनुभव से बताएंगे, ठीक है। मेरा अनुभव क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले क्या है कि सीखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब पहले आइए, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो। इस लाइन पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, इस लाइन पे हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा जरूरी है, 1 मिनट। हेलो, चलिए कॉल आ गया था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए करके, बाकी बीच में आप डिस्टर्ब हुए इसके लिए सॉरी। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा, दो तरीका से, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और भारत में स्थित, यहाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता जब हम लोग पढ़े, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सबसे पहले नामकरण तो आप जान लिए हैं, उसके अगल बगल जितना भी स्थल खोजा गया था, ठीक है, जितना भी स्थल खोजा गया था, जब 1921 में, सबसे पहले कब हुआ था, 1921 में हड़प्पा, ठीक है। तो कुछ क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में भी है और कुछ स्थान अपने भारत में भी है। जब भारत का विभाजन 1921 में खोजा गया था, इसमें किसका हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा, किसका हिस्सा होगा, भारत का हिस्सा होगा। लेकिन जब 1947 में विभाजन हो गया तो हड़प्पा चला गया क्या, पंजाब, सॉरी, कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। हाँ, मोहनजोदड़ो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो कुछ एरिया जो था विभाजन के बाद अपने पास रहा और कुछ जो चला गया पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब यहाँ से दो तरीका का क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा स्थित, ठीक है, और क्या है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्वेश्चन में अंतर क्या हो गया, अब यहाँ कान में फूका नहीं कि भारत में या हड़प्पा में, यानी इसका क्या मतलब हो गया, ओवरऑल। यहाँ कान में फूक नहीं रहा कि भारत वाला बताओ, भारत वाला बताओ, कान में फूका नहीं। इसका मतलब क्या क्या कि यदि पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, कौन सा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सबसे बड़ा स्थल। अब बहुत सारा भी हम लोग पढ़े ना कि मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, कालीबंगा था, राखीगढ़ी था, धौलावीरा था, ठीक है, लोथल था, ये सब बहुत पढ़े, गनवारी वाला था, ये सब एक ही सभ्यता का हिस्सा है। जब क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा जगह, मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में। लेकिन जब कान में बगल में फूके कि सुनो ना बाबू, भारत में स्थित सबसे बड़ा पूरा स्थल, तब कौन सा जगह, राखीगढ़ी। जब कान में फूक दे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है, ठीक है, कान में फूक देगा कि कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है, तब इसका आंसर क्या जाएगा, राखीगढ़ी। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, याद करने के लिए। इसको याद कैसे होगा, कभी कभी दे देता है, ठीक है, कि मैचिंग करने के लिए सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा, यानी बड़ा का मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं कि एरिया, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो सबसे पहला एक लाइन लिखे हैं आपको, एक मसाला नाम सुने कुछ दिन पहले, मसाला का नाम होता है कुछ, MDH होता है, बट MDH हम आपको नहीं बताएंगे, मसाला का नाम MHRD बताएंगे, MDH होता है मसाला, बीच में R सिर्फ हम जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या होगा, MHRD, ठीक है, MHRD। M से क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। H से क्या हो जाएगा, हड़प्पा। R से क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। D से क्या हो जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। ये ट्रिक है। अब इसका काम कहाँ करना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का क्षेत्र फल के अनुसार सजाइए, तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो, फिर दूसरा पे हड़प्पा, तीसरा पे राखीगढ़ी, चौथा पे धौलावीरा। ये हो गया कि क्रम सजाइए। घर में सबसे पहला बड़का बेटा कौन, मोहनजोदड़ो, ओकरा छोटका बेटा कौन,
हड़प्पा, तीसरा नंबर पे कौन बेटा, राखी गढ़ी, और चौथा सबसे छोटका बेटा धौलावीरा, जैसे हम अपने घर का सबसे छोटका बेटा, ठीक है। तो क्या जाएगा, धौलावीरा, ठीक है। अब यहां से दो चीज याद रखना है कि शुरुआत का दोनों आदमी, ई हो गया दोसर का बेटा, अब अपना बेटा नहीं रहा, ये किसका हो गया, ये पाकिस्तान का हो गया, किसका हो गया, पाकिस्तान का हो गया। यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है, और राष्ट्र का दुख जो है आर और डी ये अपना बेटा है, यानी राखी गढ़ी और धौलावीरा ये किसका हिस्सा है, अपना है, भारत का हिस्सा है। तब यहां से सीखेंगे क्या, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा जगह, राखी गढ़ी, दूसरा स्थान पे कौन सा जगह, धौलावीरा। यदि ओवरऑल क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सेकंड स्थान पे हड़प्पा, तीसरा स्थान पे राखी गढ़ी, चौथा स्थान पे धौलावीरा। आगे बढ़े, समझने में कोई दिक्कत, चलिए अब यहां समझ में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा आ जाएगा, मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। क्या विचार है, अब रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी, ठीक है। बच्चा में आप लोग हो ना वो खेल खेलेंगे, इतना पानी घग्गर रानी, ठीक है, गाँव से तो खेले हैं, ठीक है। तो यही है, कितना पानी घग्गर रानी, ठीक है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। थोड़ा सा चाबी दे दीजिएगा तो लीजिए। तो किस नदी के किनारे जाएगा, घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा, जो अभी वर्तमान में कहाँ, किस स्टेट में है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी, 1963 में, सूरजभान। अब अपने को क्या याद रखना है, पूरा तो लाइन दे दिया, चपेट दिया कि लो तुम बैल बनो, रटो कौवा उर मैना उर, लेकिन रटना क्या है, तो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, कहाँ है, हरियाणा में, किस जिला में, हिसार जिला में, ठीक है। और इसका खोज कौन किया था, सूरजभान, कब किया था, 1963 में, 1963 में। काम खत्म, याद हो जाएगा। घग्गर रानी मतलब कौन है उसके, राखी गढ़ी, ठीक है। कौन खोज किया था, सूरजभान सिंह, कौन किया था, सूरजभान, ठीक है, कौन किया था, सूरजभान, ठीक है। और कब किया था, 1963 में, कब किया था, 1963 में। आगे आइए, अब फिर आते हैं, अब से 5 मिनट पहले जो पढ़ा है, फिर हम आपको वही टॉपिक पे लाते हैं। अभी हम हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें पढ़ेंगे सब अनुमानों के आधार पे, वहां जो साक्ष्य मिला उसके अनुमानों के आधार पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, और इसमें हड़प्पा सभ्यता में आपको रटना क्या है, बस एक ही चीज तो रटा जाता है, ठीक है, कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक है, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, हल का साक्ष्य कहाँ से मिला, और हिस्ट्री पढ़े, ठीक है, हिस्ट्री पढ़े, और लड़का को ये ना पता चले, याद ना हो कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो इतिहास पढ़ना उसका जो होता है व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। तो सबको याद रहता है लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चंद्रहुदरो से मिला, कहाँ से मिला है, चंद्रहुदरो से मिला, ये भूलेगा कोई, तो लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला, चंद्रहुदरो से मिला। इतिहास का है, मतलब बोले ना कि हड़प्पा पढ़े और हड़प्पा में उसको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन एगो चीज जरूर याद रहता, वो लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, चंद्रहुदरो से मिला, क्या याद रहेगा। चलिए ठीक, आते हैं अब, ये जगह है लोथल, क्या है, लोथल है, और सूटकोटदा है, क्या है, दोनों जगह है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या मिला है, बंदरगाह था। यानी इससे क्या पता चलता है, बंदरगाह था, इसका मतलब कि कौन सी एनएच पे दौड़ाएंगे बाइक अपाची R15 की, यहाँ से जहाज दौड़ता होगा, समुद्री व्यापार चलता होगा, इससे क्या चलता होगा, समुद्री व्यापार चलता होगा। बंदर, हाँ वही आते, पहला इंस्ट्रक्शन याद रखना है क्लास का, क्या पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोले थे, लास्ट में जब हम पढ़ा दें लाइन, ठीक है, जब यहाँ कंप्लीट ना हो तब, ठीक है। तो अब बंदरगाह था, पहली बात तो है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है जहां बंदरगाह स्थित था, कौन सा स्थल था, लोथल, लोथल एवं सूटकोटदा, ठीक है, लोथल एवं सूटकोटदा, ठीक है। अब यहाँ क्या मिला था, बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब क्या था, बड़ा बड़ा जहाज जहां आके उतरता है, जहां बड़ा बड़ा जहाज रुकता है, तो इससे पता क्या चलेगा, ठीक है, इससे पता क्या चलेगा। अब जैसे रेलवे स्टेशन पे महाराज को यदि रेलगाड़ी रुक रही है, इसका मतलब क्या है कि सवारी गाड़ी यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो बंदरगाह यानी बड़ा बड़ा जहाज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, घूमने के लिए कि व्यापार चलता होगा, व्यापार चलता है, यानी समुद्री देशों के, समुद्री मार्गों के द्वारा जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ इनका व्यापार चलता था। जैसे ईरान के साथ, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता पड़ेगा, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। तो इनका जो है दक्षिण पूर्व एशिया देश, जैसे हो गया कि इधर हो गया मलेशिया हो गया, ठीक है, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना, आप जब वर्ल्ड मैप में जाइएगा, ठीक है, तो जैसे भारत यहाँ है, ठीक है, भारत यहाँ है ना,
यहाँ देखिएगा छोटा छोटा देश होगा, मलेशिया, कोलालमपुर, बुरनोई, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, जावा, सुमात्रा टापू जो छोटा छोटा। तो यहाँ से बंदरगाह का मतलब क्या होगा कि घूमने के लिए तो नहीं जाता होगा एक जन, भैया चलो पिकनिक बना के आते हैं, ठीक है, नहीं होता होगा। तो इससे क्या अनुमान लगाता है कि इन लोगों का समुद्री व्यापार भी था। देखो कितना समझदार आदमी था, ठीक है, कि बिजनेस करता था तो सिर्फ पैसा नहीं होता था कि अपने क्षेत्र में बिजनेस करता था, यानी क्या करता था, इनका समुद्री व्यापार भी, मतलब समुद्री मार्गों के जरिए इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था, ठीक है, यहां से समझ में आया। तो व्यापार से अनुमान लगा लिया, व्यापार कहाँ, जहां बड़े बड़े जहाज आकर के उतरते हैं, जहां माल उतारते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए किस जावा से आया, सुमात्रा से आया, ठीक है, ईरान से सामान आया, अब उसको बंदरगाह पे उतारे, अब फिर जाकर के अपने अपने देश में क्या करें, उसको वितरित करेंगे। जैसे टीन आयात करता था भारत, ईरान से खरीदता था, कहाँ से, ईरान से खरीदता था, ठीक है, लाजवर भी खरीदता था, ठीक है, जैसे तांबा कहाँ से उगाते थे, ये सब कहाँ से लेते थे, खेतरी से निकालते, यानी राजस्थान से, ठीक है, ये सब मिलता है। जब आप इतना पढ़िएगा आगे आएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा चीज़ों को एक लाइन समझाने के लिए जो ऑनलाइन जुड़ते होंगे कितना सर एक लाइन को खींचने के लिए, तो ध्यान रखिएगा टारगेट है कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन एकदम सीखना है, ठीक है, एकदम सीखना है। तो जो जल्दी में सीखने का प्रयास करते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट करता है ना, देखते हैं कि एनएच पे जाए खूब स्पीड में दौड़ा है तो मुँह भरे गिरेगा, उल्टेगा, मरेगा, ठीक है, तो मरना नहीं है, आराम से। चलिए आइए, इसके बाद हो जाता है जोते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। कालीबंगा ये है कहाँ, राजस्थान में। कहाँ से आएगा, राजस्थान में आएगा। आएंगे एकदम टॉपिक पे आएंगे, ठीक है, पहले इसको रटते रहना, समझते चलना है कि यदि आपसे पूछे कि बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कहाँ से, कहाँ से, सूटकोटदा और लोथल से, और उसमें भी सबसे ज्यादा फेमस याद रखना है किसको, ई बोतल को याद रखना है, किसको, ई बोतल को, बोतल मने लोथल, ठीक है, बोतल मने लोथल, इसको नहीं भूलना, ये बहुत बोतल परेशान करेगा, ठीक है। तो बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला था, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का बंदरगाह कहाँ था, लोथल में था, लोथल के साथ और था कहाँ, सूटकोटदा। इसके बाद जोते हुए खेत, यानी इसका मतलब है कि वहां क्या था, कृषि हो रहा था। जोते हुए खेत का मतलब क्या होगा, ऐसा थोड़ा होगा कि वहाँ पिकनिक मनाने के लिए गएगा, चलो और बैठ करके ताश हम लोग खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, नहीं ना होगा। यानी जोते हुए खेत का मतलब है कि वहाँ कृषि कार्य होता था, ठीक है। जोते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, नक्काशीदार ईंट यानी एकदम बढ़िया से डिजाइन कर करके ईंट बनाया गया, यानी उसमें कलाकारी भी था। यानी क्या कि घर बनाने वाले लोग जो है बड़ा अपने आप को, घर को एकदम सजावट के रूप में रखना चाहते होंगे। यदि किसी के घर से देखते होंगे एकदम नया बढ़िया डिजाइन करके, यदि किसी के आप रूम में जाइए, लड़का के रूम में खूब मिल जाए जो है लिपस्टिक, नहीं वो तो लड़की का रूम होगा, लड़का का रूम होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यदि मान चलिए किसी लड़का के रूम में जाए, एकदम निविया का फेस वॉश मिले, गार्नियर मिले, पॉन्ड्स मिले, और क्या क्या होता है, लेक्मी तो लड़की वाला ब्रांड हो जाता है, हसन स्क्रीन होता है, लेक्मी तो लड़की का ब्रांड हो जाएगा, हाँ ठीक है, लोशन होता। यदि ये सब मिलेगा तो क्या कहिएगा, बाप रे, अपने मतलब चेहरा के प्रति बहुत सेंसिटिव है, अनुमान ही लगाते हैं ना। और लड़की के रूम में मिलेगा वो तो मिलवे करेगा, लेक्मी लिपस्टिक ये सब मिलवे करेगा, कोनो बड़का बात नहीं है। तो अनुमान लगाते हैं। नक्काशीदार ईंट मिल रहा है, इसका मतलब है कि कलाकारी था उन लोगों में। तो ये सब कहाँ से मिल रहा था हमें, कालीबंगा से मिल रहा था। कहाँ से मिल रहा था, कालीबंगा से मिल रहा था। अगला ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार, ठीक है, सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। देखिए क्या लिखा है, संभवतः क्या लिखा है, इसको तनी पहले मिटा लेते हैं। क्या विचार है आपका, क्या समझ में आ रहा है, नक्काशीदार ईंट जल्दी से बताइए। कालीबंगा तो कलवा आदमी था लेकिन नक्काशीदार ईंट होता था। वैसे भी खेती करता था, कलुए आदमी होता है ना, गोरगर आदमी करता नहीं करता है ना, करता है, हाँ करते करते वो भी काला हो जाएगा। एकदम सही बोले नीतीश। चलिए, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अब स्नानागार है, ठीक है, क्या है, स्नानागार है। अब यहाँ क्या तो अनुमान फिर लगाया गया, अनुमान, चलिए लेके चलते हैं हम आपको अनुमानों के आईने में। हड़प्पा मतलब अनुमानों के आईने में, हड़प्पा मतलब अनुमानों के आईने में, ठीक है। तो अब आते हैं स्नानागार। स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला। पहली बात तो है, ठीक है, इसको याद करना है, ठीक है, कि स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। बोतल, सॉरी, बंदरगाह कहाँ से मिला, लोथल की बोतल, लोथल, ठीक है। और उसके बाद कहाँ, सूटकोटदा से मिला है, ठीक है। जोते हुए खेत कहाँ से, कालीबंगा से। और नक्काशीदार ईंट भी कहाँ से, कालीबंगा से। ये सब तो पहले रट जाना है, ठीक है। चलिए आते हैं उसके बाद, स्नानागार का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। अब स्नानागार यदि कोई बड़ा सा स्नानागार है, इसका मतलब क्या है कि वो अकेले नहाता होगा कि सामूहिक रूप से नहाता होगा,
सामूहिक रूप से नहाता होगा। कैसा थोड़े है कि घरे में एकदम बड़का स्विमिंग पूल अभी ना बना लिया लोग, एकदम मार के चुभकी, जिसके पास पैसा है चुभक रहा अकेले, यानी बड़ा स्नानागार है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे। अब सामूहिक रूप से स्नान कब करेंगे, तो कोई फेस्टिवल में करेंगे, ठीक है, यदि किसी क्रियाक्रम में करेंगे, जैसे अभी कहता है ना गांव में देखते होंगे, यदि आप गांव से, स्वाभाविक है कि आप लोग देखते ही होंगे, ठीक है, गांव से होंगे तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो सामूहिक स्नान करने के लिए जाते हैं, होता है ना, जाते हैं कि नहीं। तो किसी पूजा पाठ में, ठीक है, किसी अनुष्ठान में, किसी कर्मकांड के लिए क्या करते हैं लोग, सामूहिक स्नान करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अनुष्ठानिक कार्य भी करते थे, और अनुष्ठानिक कार्य करने से पहले वो सामूहिक स्नान करते थे। क्या करते थे, तो स्नानागार का साक्ष्य कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अब ये याद रख लेना है, लेकिन ये याद नहीं रखने का है। 1188 मीटर लंबा है, 7.0 मीटर चौड़ा है एवं 2.4 मीटर गहरा है, ठीक है। आपका मन होगा विशेषज्ञ बनने का तो कीजिएगा, नहीं तो इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। ये तबाही मचाने वाला है, ठीक है। अपने काम का क्या है कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार का साक्ष्य मिला। चलिए अब आते हैं, ठीक है। उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चढ़ने के लिए एफिल टावर था, ये काम का नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, है ना, लिखा हुआ ना शायद यहाँ, विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अग्निकुंड यानी यज्ञ की वेदी लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यज्ञ वेदी कहाँ होता है, यज्ञ वेदी का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहाँ अनुष्ठानिक काज हो गए, जैसे अभी हिंदू धर्म में होता है ना, शादी के समय में क्या होता है, अग्निवेदी का चक्कर लगाता, अग्नि के साक्षी मान करके 7 फेरा लाता, 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, बशर्ते हो सकता है 7 महीना में भी नीला ड्रम में पैक हो जाता है। बात अलग है कि 7 जो है फेरी लगाने के बाद भी वो 7 महीना जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अग्निवेदी को क्या था, साक्षी मान करके, यानी कोई अनुष्ठानिक काम किया जा रहा है, अनुष्ठानिक काम किया जाता है, ठीक है। तो ये साक्ष्य में कहाँ से मिल रहा है, लोथल से, ठीक है, लोथल से। और कहां से मिल रहा है, कालीबंगा से प्राप्त होता है, ठीक है, ये याद हो गया। यज्ञवेदी का साक्ष्य कहां से मिलता है, लोथल एवं कालीबंगा से। यहां ध्यान रखिएगा एक और चीज, लोथल एवं कालीबंगा से और क्या मिलता है, युगल समाधान। युगल यानी युगल का मतलब क्या, जोड़ी में, युगल का मतलब जोड़ी में, एगो लड़का एगो लड़की, ठीक है, यानी इसका भी जो है जो समाधान मिलता है। समाधान मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए, समाधान क्या जाएगा इस समाधान का मतलब, अरे सावधान, यानी जो मतलब उसको क्या कहते हैं, मृत्यु वाला जो होता है पिंड, क्या उसको कहते हैं, पिंडदान नहीं, उसको क्या कहते हैं, जहां उसको जलाया जाता है, दफनाया जाता है। दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से मिला है, जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन जैसे अब नॉर्मल एक आदमी को जला दिया, ठीक है, एक आदमी को जलाया, इसका जलाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। दफनाने का साक्ष्य वहां जलाया नहीं, मर गया, दफना दिया, कहां से, हड़प्पा से। लेकिन युगल समाधान यानी दोनों को, लड़का लड़की, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल साथ में ही, कहां से मिला है, लोथल कालीबंगा से मिला। कहां से मिला, लोथल कालीबंगा से मिला। चलिए आइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, ठीक है, एक पत्थर पे, ठीक है, एक जो कितना है 3 मुख वाले देवता, ठीक है, मोहर कह लीजिए, पत्थर कह लीजिए, बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। तो 3 मुख वाले देवता, और उस देवता का नाम क्या है, पशुपति। क्या है, पशुपति की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अब देखिए काम का है, ठीक है, ये अपने काम का है। भैंसा गेंडा जो है, ये भैंसा गेंडा काम का है। ऐसा नहीं होगा कि भैंसा गंडा हमको परेशान करने के लिए, परेशान तो भैंसा गंडा करवे करेगा, लेकिन यहाँ अपने को रटना है भैंसा गंडा के बारे में, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, हड़प्पा सॉरी मोहन जो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से ना। तो मोहनजोदड़ो से जो 3 मुख वाले देवता का जो साक्ष्य मिला है हमें, ठीक है, उसको क्या कहा गया है, पशुपतिनाथ। क्या कहा गया, पशुपतिनाथ। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या बनता है क्वेश्चन, कि आपसे दे देगा इनमें से कौन से जानवर का साक्ष्य नहीं, मतलब पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उनके चारों ओर निम्न में से किस जो है जानवर की उपस्थिति नहीं थी या साक्ष्य नहीं मिलता था। इस चारों जानवर को रट लेना है नाम, ठीक है। तो आगे पीछे दाएं बाएं कौन जानवर था, एगो हाथी, गेंडा, देखो कितना दिमाग वाला है, एगो एकदम पैदल, एकदम मोटा ताजा भी, एकदम दिमाग का पैदल लेकिन शरीर से बलवान, ठीक है, कौन है, हाथी, ठीक है। फिर गेंडा, ये दोनों बलशाली है ना, दोनों बलशाली है, हाथी गेंडा। अब चीता को देख लीजिए, एकदम दिमाग का
तेज, यानी दिमाग का तेज आदमी भी रहना जरूरी है आपके आसपास, और शरीर से बलशाली हुए। जहां जरूरत पड़ेगा कट्टा चलाने का, मार के गर्दन मरोड़ देने का, वहां मरोड़ भी दीजिए। जहां दिमाग लगाने का जरूरत हो वहां दिमाग भी लगा लीजिए। पशुपतिनाथ बड़ा होशियार देवता, ठीक है। कौन? हाथी, गंडा, चीता एवं भैंसा, ठीक है। तो याद रहेगा, भैंसा, हाथी, गंडा, हाथी, भैंसा, गंडा, ठीक है। तीन गो, एगो दिमाग वाला कौन? चीता, मार फर्राटा दौड़ जाएंगे, ठीक है। तो चार जो है ये सब पशुपतिनाथ के अगल बगल थे विराजमान। चारों जानवर का नाम याद रख लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, हाँ ये भी चल गए पाकिस्तान में, नल्ला लेके निकल लिया। चलिए, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ठीक है, यानी डांस करने वाली, ठीक है। एक नर्तकी की मूर्ति मिले, इसका मतलब दो है। एक तो वहां मनोरंजन के साधन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, नर्तकी मतलब मनोरंजन के साधन के रूप में डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जगह, तो नर्तकी की जो है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्तकी का जो साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो एक मनोरंजन के लिए भी हो सकता है नर्तकी का इस्तेमाल करता है। दूसरा यहाँ से क्या चीज सीखने के लिए मिला? कांसा। इसका मतलब है कि कलाकारी जो होता था उसमें किसका इस्तेमाल होता था? कांसा का इस्तेमाल होता था। यानी धातु क्रम बनाने का भी उन्हें, मिश्र धातु का भी इसका ज्ञान था, ठीक है। इसका मतलब साइंस टेक यदि पढ़िएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये होशियार आदमी था। धातु कर्म बनाने गलाने के लिए जानता था, मिश्र धातु बनाने के लिए जानता था। चूंकि कांसा किसका मिश्रण होता है? जल्दी से बताइए। 3 प्लस, अरे कांसा किसका होता है मिश्रण? हाँ, कॉपर और टीन का होता है कि? जल्दी से बताइए कि पीवीएसएन। हाँ क्या? हमको नहीं बताया, बताइए जल्दी। देखेंगे, हम देखेंगे कमेंट में, जल्दी से आप बताइएगा। हम नहीं जानते हैं कि, ठीक है, कि कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर या टीन का होता है, या पीवी या एसएन होता है, हमको नहीं पता है, ठीक है। कॉपर और टीन का होता है, हमको नहीं पता है, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा। चलिए आते टॉपिक पे। हम कमेंट इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप जो वीडियो देख रहे होंगे आप कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं, तो इससे क्या सीखे हैं कि कांसा की मूर्ति, इसका मतलब है कि कांसा का इस्तेमाल करना वो लोग जानते थे, कांसा बनाना इसका मतलब वो जानते थे, ठीक है। और इसीलिए करके इसको कहते भी क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। जब हम लोग नामकरण पढ़े थे तो इसमें पढ़े थे कांस्य युगीन सभ्यता। आगे बढ़े, चलिए। क्या मैं आपको कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? वो तो ऑनलाइन जो है उनसे आंसर लेंगे ना, कि आंसर ऐसा तो नहीं कि देख करके खाली छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। पता चलना चाहिए ना कि आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। यदि आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्लास, तो ठीक है कि एकदम मार दीजिएगा वो क्या कहता है, थम्स अप, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको लग जाएगा प्रीतेश सर आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ दे जा रहे हैं दक्षिणा, भले द्रोणाचार्य वाला हाल नहीं होगा यहाँ कि अंगूठा हम मांग लेंगे, आपको अंगूठा सिर्फ थीम दिखा देना कि मेरे पास अंगूठा है, ठीक है। वहां द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लिए थे, लेकिन हम आपसे साक्ष्य मिले चलेंगे कि अनुमानों के आधार पर कि आपने हमें पसंद किया, ठीक है। तो लगा दीजिएगा, और यदि पॉसिबल हो तो 2-4 को दोस्त में बता दीजिएगा कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा कि थोड़ा सा प्रीतेश सर का है क्लास अच्छा लग रहा है, कि तुम सब्सक्राइब कर लो। हम गारंटी ले रहे हैं, यदि आप मेरे साथ रहिएगा तो हम पढ़ना सिखा देंगे आपको, ठीक है। और ये कोई कहता होगा यार नहीं समझ में आता, हिस्ट्री बहुत बकलोल है, ये वो, क्या समझ में आ रहा है? चलिए, क्या महिमा, अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आते हैं कहाँ? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी यानी एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। कहाँ? हड़प्पा में। जो एक श्रृंगी वाले पशु का जो है, एक श्रृंगी वाले पशु का जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। अब हम आपको नोट्स बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले इसको पढ़ते हैं। तो एक पशु वाले एक श्रृंग वाले पशु का अंकन कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। अब ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि एक मोहर पे, यानी मोहर कहाँ से मिल रहा है? हड़प्पा से मिल रहा है। और वो क्या मिल रहा है कि मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ कृषि जो है, कृषि को क्या था, देवी के रूप में पूजा किया गया। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी कृषि को देवता के रूप में इसका उल्लेख किया गया। यानी यहाँ इससे मतलब है क्या होता है
कि मातृ स्थिति भी अच्छी थी, यानी महिलाओं की यहाँ पूजा की जाती थी। क्या होता है? पूजा की जाती है। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है, कहाँ से यानी इसको कहते हैं उर्वरता की देवी। क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। इसका साक्ष्य कहाँ से मिल जाएगा आपको? हड़प्पा से मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? हड़प्पा से मिल जाएगा। एक सींग वाले पशु कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलेगा। आदमी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? हड़प्पा से मिलेगा। लेकिन जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलेगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। मन के जीते जीत नहीं, वो पीके वाला मन का है, मूवी देखे हैं? देखे हैं तो जो देखे होंगे फिर कमेंट बॉक्स में आपसे आंसर लेंगे। मन का जो देखेंगे वही पीके का जो लेके भाग जाता बेचारा, रिमोटे नहीं मिल जाता कि जाएंगे मंगल ग्रह पे कैसे, ठीक है। तो मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल एवं चनहुदरो से, लोथल एवं चनहुदरो से, ठीक है। तो कहाँ से मिला है? ध्यान रखिएगा, मन के बनाने का कारखाना। इसका मतलब क्या है कि ये लोग देखो कलाकारी में भी कितना होशियार था, ठीक है, कलाकारी भी जानता था। नक्काशीदारी ईंट कहाँ से मिला है? कलवा, कालीबंगा। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला। आइए चनहुदरो, लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुदरो से मिला। आइए सिंधु लिपि की, सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। भाव चित्रात्मक मतलब क्या? कि अपठनीय है। भाव चित्रात्मक मतलब अपठनीय है, जिसको हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, ठीक है, हम पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। करंट अफेयर्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कि भारत का एक ऐसा राज्य है, कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या किया है? $1 मिलियन जो है, $1 मिलियन देने का खोज पुरस्कार का घोषणा किया है। जो सिंधु लिपि को डिकोड करेगा, जो पढ़ लेगा, प्रोत्साहन देने के लिए, डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का वो घोषणा किया है। तो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, भाव चित्रात्मक है, लिखा गया, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव चित्रात्मक लिपि किससे संबंधित है? हड़प्पा की वैदिक, हड़प्पा की वैदिक, हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा दे सभ्य या सिंधु दे या मोहनजोदड़ो दे, ठीक है, समझ गए। तो कौन से लिपित है? भाव चित्रात्मक, यानी चित्रात्मक तरीके से लिखा गया है, चित्र के द्वारा समझाने का कोशिश किया गया। यदि आपको कोई क्या कर देगा, इसका क्या मतलब हुआ कि दिखाना हुआ एकदम चिढ़ा रहा है ना, तो वो भी चित्रात्मक है। अब स्क्रीनशॉट लेके ना रख लीजिएगा, इसे करने जो हम जीव निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, इसका मतलब एन्ने से लिखना स्टार्ट किया, जैसे उर्दू वाला लिखते हैं ना, यानी दाएं से बाएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। जैसे आप लिखते हैं बाएं से दाएं, वो लिखते हैं दाएं से बाएं, ठीक है। चलिए, जय श्री राम, इसको मिटाएं। चलिए, इसके बाद आ जाइए जल्दी से अगला लाइन, ठीक है। क्या है कि क्या है जल्दी से बताइए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सुमेरियन की सभ्यता थी, सुमेरिया, यानी दोसर देश वाला बात, ठीक है। मार दो गोली, जय श्री राम, खत्म, ठीक है। इसको भी मेरे को नहीं याद करना है, ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए एक बात, हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे मतलब लिखा तो था ना, हो हम भले अभी तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है, लेकिन होता था, हुआ था ना, तभी तो लिखा है। भाव चित्रात्मक था, जैसे भी लिखा, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। लिपि तो था, लेकिन भाव चित्रात्मक था, अपठनीय था। अपठनीय क्या हो जाएगा? अपठनीय यानी पढ़ा नहीं गया, जो पढ़ने योग्य नहीं हो। आगे बढ़े, जल्दी से बोलिए। बगैर पढ़ा मतलब सॉरी, बगैर खाए हुए पढ़ाने में एकदम पेट दर्द करने लगता है। खाना कहाँ खाए हैं? चलिए, इसके बाद आइए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। अब इसको जितना स्टार मारे ना कम है। क्या बोले आपको? जितना स्टार मारे कम है। क्यों कम है तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या बोला क्वेश्चन? कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यदि आपसे पूछे कि प्रीतेसर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? लुसेंट पढ़ाना ये अच्छा था, ठीक है। क्या हो जाएगा कि आपको जो लगे, ठीक है, जो यूनिक होगा गुण, ठीक है, वही तो होगा। जैसे यदि हम आपको अच्छा से समझा देते हैं तो कहिएगा बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल से समझाते हैं।
यदि हम आपको चिढ़ जाएंगे तो कहेंगे बड़ा चिरकुट टाइप के आदमी है, तुरंत पिनक जाते हैं, ठीक है। गुस्साएंगे नहीं तो कहेंगे बड़ा सहनशील प्रवृत्ति के आदमी है, जल्दी गुस्साते नहीं है। पैसा के लेने में एकदम टनाटन, मतलब पैसा देगा तो पढ़ाएंगे, पैसा नहीं तो बात नहीं, चलो पहले माल डाउन, पहले पैसा डाउन करो तब पढ़ाएंगे। क्या कहेगा, बड़ा कंजूस आदमी, पैसा नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। यदि पैसा आज ठीक है दे दीजिएगा, ठीक है, कहेगा बड़ा उदार है ना। तो एक अनुमान लगाते हैं ना, ठीक है, क्या करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, वो मतलब जैसा है व्यवहार वही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें पता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी इसकी नगर नियोजन थी। क्या थी, नगर नियोजन। इसको लिख लीजिएगा, ग्रिड पद्धति जहाँ है ना। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, नगर नियोजन। अब नगर नियोजन क्यों है तो हम बताते हैं। नगर नियोजन यानी जो है जो शहर को बसाने की जो पद्धति थी, ठीक है। यदि मान के चलिए आप घर बनाए, एगो घर एने बनाए, ठीक है, एगो घर एने बनाए, रास्ता बीच में जगह ही नहीं दिए, ठीक है। अब बेचारा अपाचियो नहीं निकाल पाएगा, अपाची छोड़ देगा, स्प्लेंडरो नहीं निकाल पाएगा, एगो साइकिलो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो ये नियोजन व्यवस्था होगा, नहीं होगा। यदि आप मान चलिए एकदम इधर घर है, एकदम एक लाइन से इधर है, ठीक है, फिर इधर से घर है, ठीक है, एकदम प्रॉपर तरीका से ये हो जाएगा क्या आपका एकदम रास्ता हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब चीज व्यवस्थित तरीके से हो। यदि शहर को व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए तो उसको क्या कहेंगे, बेहतर नगर नियोजन। जैसे यदि आप जाइएगा अभी जो ग्रेटर नोएडा की तरफ, जो क्या था एकदम व्यवस्थित तरीके से शहर को क्या था बसाया जा रहा, तो क्या होगा, नगर नियोजन व्यवस्था बढ़िया होगा कि खराब होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, नगर नियोजन। क्या थी, नगर नियोजन। सड़क जो होता था किधर जाता था, उत्तर से लेकर के दक्षिण के तरफ होता था। क्या होता है, सड़क उत्तर से लेकर के दक्षिण पे होता था और एक दूसरे को कहाँ काटता था, समकोण पे काटता था, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि एनएस आया और इधर से जाकर के मुड़ गया, ठीक है, कहीं एनएस गया बाइक लेकर के उन्हें से आकर चूड़ दिया मुंह, ठीक है। तो ऐसा नहीं था। नगर नियोजन क्या था, एकदम व्यवस्थित तरीके से था, ग्रिड प्रणाली पे था। क्या था, ग्रिड प्रणाली पे व्यवस्थित था। इसलिए क्वेश्चन रहता है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो क्या हो जाएगा, नगर नियोजन हो जाएगा। घर ऐसा बनाया जाता था कि जो है एकदम आगे मेन रोड हो और वहां जो है घर आगे खुले के पीछे पीछे खुले, घर का दरवाजा किधर होता था, पीछे की तरफ होता था। लेकिन एगो शहर था बोतल, ठीक है, वो क्या करता था, जो है शहर का जो है मेन रोड है उधर अपना घर का गेट खोल लेता था, ठीक है। इसके बाद और भी आगे टॉपिक पे आते हैं, पहले धीरे धीरे करके आते हैं, जैसे जैसे टॉपिक मिलेगा वैसे वैसे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए उसको सीखते चलेंगे, ठीक है। तो ग्रिड पद्धति समझ लिए, जल्दी से बोलिए, समझ गए। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए यानी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अच्छे तरीके से कौन सा पद्धति अपना था, ग्रिड पद्धति। इसको क्या कहिएगा, नगर नियोजन। अच्छी व्यवस्था थी नगर नियोजन, यानी इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी, नगर नियोजन। क्या हो जाएगा, नगर नियोजन, ठीक है। चलिए अब जो आते हैं यहां से आपको पढ़ना पड़ेगा बैल। क्या पढ़ना पड़ेगा, बैल। बेचारा देखते हैं मार जो है जैसे घोड़ा बना देता, एकदम चना गुड़ खिला करके मार दौड़ाते रहता, टम टम उड़ाते रहता है, ना उड़ाएगा तो राधे छौकी लगते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको बन जाएगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, बैल घोड़ा बनना पड़ेगा। तो किस सेंस में, तो बस रटना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया है, जल्दी से बताइए, दयाराम साहनी। दो को तो हम आपको इंपॉर्टेंट बढ़िया से याद करवा देंगे, ठीक है। कौन कौन सा याद बोलेंगे, HDR, कौन, HDR लड़का, लड़का मिसेज के मिस्टर, ठीक है। देखिए अब यहां से क्या याद रखना है, HDR कैमरा, ठीक है। HDR क्या था, कैमरा होता है ना, बढ़िया, ठीक है। HDR होता है ना, DSLR क्या होता है, HDR, ठीक है। चलिए देखिए, यानी H से क्या हो जाएगा, हड़प्पा, क्या हो जाएगा, हड़प्पा, ठीक है। D से क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। और R से क्या हो जाएगा, रावी नदी, क्या हो जाएगा, रावी नदी। यदि आप याद रखिएगा कि लड़की को बढ़िया जो HDR से फोटो खिंचाने का शौक है, लड़की ने मिसेज, क्या याद रखना है, मिसेज, क्या याद रखना, जल्दी से बोलिए, मिसेज को बढ़िया कैमरा से फोटो खिंचाने का शौक है, ठीक है। एक बार फिर से लिखते हैं HDR और मिसेज MRS क्या लिखते हैं, मिसेज ही लिखते हैं ना, पक्का, ठीक है। तो क्या याद रखना है, यहां से याद रखना है कि मिसेज को फोटो खिंचाने का बढ़िया शौक है, और किस कैमरा से, HDR कैमरा से। किस कैमरा से, HDR। अब वैसे भी महिला लोग को, लड़की लोग को फोटो खिंचाने का खूब शौक होता है। गया शादी ब्याह में बजाय शादी एंजॉय नहीं करेंगे तो पहले सेल्फी लेते हैं, पहले सेल्फी लेते हैं, वो सखी सहेली अगल बगल सबके पास पहले क्या करेगी, वो इंजॉय नहीं होता है, मोमेंट इंजॉय नहीं होगा, पहले क्या होगा, शादी मतलब
पहले फोटो कैप्चर होना चाहिए, इसके बाद जब वो मोमेंट खत्म तब आके घर पे देखना है। हाँ देखो ये फोटो, वो देखो। चलिए, तो HDR क्या हो जाएगा, H से हड़प्पा, क्या हो जाएगा हड़प्पा, D से क्या दयानंद, क्या हो जाएगा दयानंद, R से क्या हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, याद हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे, चलिए पहले ट्रिक पे बात कर लेते। इसके बाद M से मोहनजोदड़ो, M से मोहनजोदड़ो, जल्दी से बोलते चलिए, M से मोहनजोदड़ो, R से राखलदास बनर्जी, R से राखलदास बनर्जी, S से सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी सिंधु नदी। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया, हड़प्पा का खोज कौन किया था, दयाराम साहनी। कौन क्या था, दयाराम साहनी किया था। किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखलदास बनर्जी। किसने किया, राखलदास बनर्जी। और ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और भी हम लोग पढ़े जो सिंधु नदी के किनारे, जैसे कोटदीजी, वो भी सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो किस नदी के किनारे, वो भी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अब यहां से बैल बन जाना है, क्या बन जाना है, बैल बन जाना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। यहाँ देख लिया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ने, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे तो तब तो टोटल का टोटल आ जाएगा ना। अभी हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल खोज कौन कहाँ है, ये किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। वर्तमान में कहाँ जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। और इसका खोज कौन किया, दयाराम साहनी। कब किया था, 1921 में। कब किया था, 1921 में। थोड़ा छोटा कर देते, उधर वाला भी कट रहा है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा ये मोहनजोदड़ो, कौन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और वर्तमान में कहा जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का कौन सा जिला है, लड़काना जिला। कौन सा जिला है, लड़काना जिला। और खोजा कौन था, राखलदास बनर्जी। कौन खोजा है, राखलदास बनर्जी। मुख्य रूप से इसी को याद करने। और कौन खोजा है, राखलदास बनर्जी। और अन्य में है मैके और व्हीलर। याद रहेगा तब भी ठीक है, ना याद रहेगा तब भी ठीक है, लेकिन एक मेजर आदमी को याद रखना है। और मेजर आदमी कौन है, राखलदास बनर्जी है। अगला ये इसमें भी टिक लगा लेना है। ठीक है, याद करना है किसको किसको, चनहुद्रो। ठीक है, किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और खोज कौन किया, मैके। कौन खोज किया, मैके। ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिएगा, लिपस्टिक का खोज कौन किया है, मैके किया। ऐसे याद रहेगा ना। ध्यान रखिएगा कि लिपस्टिक पे किसका ध्यान था, मैके का। किसका था, मैके का। ठीक है, और भी था एगो मजुमदार। ठीक है, MG मजुमदार। तो ध्यान रखिएगा कि चनहुद्रो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कौन खोज किया, मैके। अगला ये जल्दी से, कालीबंगा, इत्ते रानी, घग्गर रानी। ठीक है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और खोज कौन किया था, अमलानंद घोष। कौन किया था, अमलानंद घोष। चलिए, कौन खोज किया था, अमलानंद घोष। इसके बाद देखिए कोटदीजी, कोटदीजी का भी कौन को कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे। और खोज कौन किया, फजल अहमद। कौन है, फजल अहमद। तो यहाँ से क्या याद रखना, ऐसे याद रखिएगा, कोट पहनने वाला आदमी कौन है, फजल। कौन है, फजल। कौन है, ध्यान रखिएगा कि कोट कौन पहन रहे, फजल अहमद। कौन पहन रहे, फजल अहमद। और ये कहाँ, तो बता दीजिए जल्दी से, कहाँ, सिंधु नदी। सिंधु नदी यानी कहाँ, सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में। इसके बाद जल्दी से बताइए, इसके बाद आ जाइए सीधे रोपर। रोपर कहाँ जाएगा आपका, सतलज। कहाँ जाएगा, सतलज। कहाँ जाएगा आपका, पंजाब में है ना। IIT रोपर कहाँ है, पंजाब में ना, IIT रोपर। इसका खोज कौन किया, यज्ञदत्त शर्मा। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। ठीक है, अगला बताइए, लोथल हो या बोतल। ठीक है, और ये मार के बोतल दिया, ठीक कर, बोला तुम भोगते रहो, तुमको तो मारिए देंगे, जाने मार देंगे। ठीक है, तो बोतल से मार देगा तो भोग पाएगा, नहीं भोग पाएगा। तो लोथल बोतल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। और ये कहाँ जाएगा, गुजरात में। कहाँ जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। और इसका खोज कौन किया था, रंगनाथ राव। ध्यान रखिएगा, बोतल में क्या था, रंग था। क्या था, रंग था। ठीक है, और कहाँ भोग रहा था, ये भोगवा नदी के किनारे। अगला तो आपको याद ही होगा, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे, इंडन नदी के, हिंडन नदी के किनारे। कौन सा, हिंडन नदी। सुतकांगेडोर, दास्क। ठीक है, कौन सा, दास्क। ठीक है, इसके बाद बनवाली, रंगोई नदी, बनवाली, रंगोई नदी। धौलावीरा, जल्दी से बताइए, लूनी नदी, धौलावीरा, लूनी नदी। और इसका खोज कौन किया था, JP जोशी। कौन किया था, JP जोशी और रविंद्रनाथ बिष्ट। JP जोशी, जल्दी से बताइए, धौलावीरा कौन किया था, JP जोशी। कौन क्या था, JP जोशी। धौलावीरा, JP जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा कहाँ जाएगा, JP जोशी। और ये हो जाएगा कहाँ, तो कहाँ जाएगा, जल्दी से धौलावीरा बताइए, गुजरात में हो जाएगा। कहाँ जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्यों है? तो क्योंकि 2021 में इसको क्या मिला था? यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बताइए, इसके बाद जल्दी से बताइए कौन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद एक दो को और टिक लगा लीजिए, इसके बाद काम हम लोग करेंगे खत्म इसका। एक बार हम आपको बताते हैं, ठीक है, याद करने का 4-5 गो था ये है, खटाखट आ जाएगा बस 2 मिनट में। ठीक है, जल्दी से बताइए, इसको खत्म में आज कर देते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, कितना देर का क्लास हो गया है? कितना देर हुआ है? 44 मिनट हो गया। चलिए खत्म में कर देते हैं, आज ज़्यादा देर है नहीं। चलिए तो बताइए, धौलावीरा का खोज, धौलावीरा कहाँ जाएगा? धौलावीरा गुजरात में। कहाँ जाएगा? गुजरात में। कौन किया था? जेपी जोशी। कौन किया था? जेपी जोशी किया था। कौन किया था? जेपी जोशी किया था। इसके बाद बताइए जल्दी से, कौन सा था? धौलावीरा। धौलावीरा करवा दिए। ठीक है, इसके बाद बताइए जल्दी से, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? कौन सा? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, यहां से है, कुछ टिक लगा देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे पहले क्या लगाना है? ठीक है, रंगपुर किस नदी के किनारे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें टिक क्या लगाना। थोड़ा सा यदि आप स्टार्टिंग फेज में है तो पहले इंपॉर्टेंट है कि किस किस नदी के किनारे वो स्थित है। ठीक है, हम आपको एक बताते हैं, जल्दी से बताइए। चनहुद्रो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो किस नदी के किनारे? सिंधु। एक तो हम चनहुद्रो किस नदी के किनारे? सिंधु। मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है, कोटदीजी किस कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, मुख्य रूप से 3-4 है, किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, एत्तेरानी, घग्गर रानी, कौन था? कालीबंगा, कौन सा? कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक छोटा सा हम आपको याद करवाने के लिए एक छोटा ट्रिप मतलब है, बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। पहले यहाँ क्या करना है? याद करना है। ठीक है, समय कम है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा आप मेहनत तो आपको करना पड़ेगा ना, क्या विचार है? ठीक है, चलिए बाकी तो आधा तो आपको याद ही होगा कि जब हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जब हम देखते हैं क्षेत्र विस्तार देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? क्षेत्र विस्तार। तो एक हम आपको याद करवाते हैं। ठीक है, वो लड़की है, लड़की का नाम क्या है? उमा। लड़की के नाम की लड़का का नाम? उमा का दादा, हमको लग रहा है इसके नाना जी होंगे, लेकिन ये दादाजी निकल गए। उमा का दादा, ठीक है, पशु को पुआल खिलाया। क्या दिया? पुआल खिलाया। अब लगेगा सर ये क्या मंत्र आप हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मंत्र काम का है। क्या है? मंत्र काम का है। उमा से क्या रखना है? ऊ से उत्तर, ऊ से उत्तर क्या रखना? ऊ से उत्तर, मौ से मांडा। समझे? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर में कौन सा स्थल? मांडा। उमा हुआ, ऊ से उत्तर, मौ से मांडा, याद हुआ? उमा का छोड़ दीजिए, दादा। कौन है दादा की नाना? दादा। दादा से दो से दक्षिण और दो से दायमाबाद। दो से दक्षिण, दो से दायमाबाद। कैसा लग रहा है ट्रिक? जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, तो उमा का दादा। अब पशु, ठीक है, पशु। पौ से क्या जाएगा? पौ से पश्चिम, पौ से पश्चिम और सोहसु से सूत कांगे डोर। कौन सा? सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर। ठीक है, इसके बाद पशु को पुआल, पोहसु से क्या जाएगा? पूरब। क्या जाएगा? पूरब। आल से आलमगीरपुर, आल से आलमगीरपुर। यदि आप याद कीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से वीडियो को आराम से रोक करके सुन लीजिएगा, चौहद्दी इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्या विचार है? आगे बढ़े? चलिए 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 जल्दी आगे आगे आगे। 1-आध घंटा लगेगा, आज खत्म में कर देते हैं, क्या विचार? थोड़ा सा तो लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। अभी देखे ना पशुपतिनाथ वाला मूर्ति, ठीक है, तो भैंसा था वहाँ, तो भैंसा के एकदम ताकतवर थे। ठीक है, तो वहाँ इस्तेमाल क्या करते हैं? गेंडा भी था, भैंसा भी था, हाथी भी था, चीता भी था। ठीक है, तो ये देखिएगा यातायात के लिए, चलने उलने के लिए क्या करते थे? 2 पहिया एवं 4 पहिया वाला बैलगाड़ी, यानी 2 पहिया वाला भी बैलगाड़ी था और 2-4 पहिया वाला भी बैलगाड़ी था। इसका इस्तेमाल कहाँ करते थे? यातायात के रूप में। ठीक है, किस में करते थे? यातायात के रूप में, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का। ठीक है, काम खत्म, याद रहेगा। ठीक है, आराम से इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यातायात के रूप में किस जानवर का इस्तेमाल करते थे? बैल का या फिर भैंसा का, बैल का या फिर भैंसा का। इसके बाद मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा, मेसोपोटामिया बोले तो
एक ठीक है अलग सभ्यता है ईरान इराक के तरफ, उसको रहने दीजिए। ठीक है, बाद में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। वो लोग जब बिजनेस करता था तो उसमें एक शब्द आता था, ठीक है, मेलुहा। कौन आता था? मेलुहा। और मेलुहा में जो है इंगित हुआ, अनुमान लगाए कि मेलुहा कोई और नहीं है, वो कौन था? सिंधु सभ्यता के ही लोग हैं। ठीक है, किसके थे? सिंधु सभ्यता के ही लोग थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत का व्यापार न सिर्फ अपने ही राज्य में होता था, अन्य विदेशियों के साथ भी इसका व्यापार होता था। तो वो बंदरगाह किस काम का? व्यापारिक बंदरगाह था, व्यापार के लिए होता था। चलिए, सिंधु सभ्यता से ही था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वणिक यानी वणिक के हाथों में था। ठीक है, वणिक मतलब एक वर्ग, ठीक है, जो व्यापार वाणिज्य करता था। अभी जिसको कहते हैं ना बनियागिरी, ठीक है, यानी एक वर्ग था। वणिक किसके हाथ में था? जो व्यापार वाणिज्य को देखता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का शासन किस वर्ग में था? तो वणिक वर्गों के हाथ में था। अगला जाइए, पिग्गट ने, एक ये इतिहासकार महोदय है, कौन है? पिग्गट। पिग्गट क्या बोला? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? प्रीतेश ने कहा कि पिग्गट ने कहा? पिग्गट ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा? पिग्गट ने कहा? अमलानंद घोष ने कहा? नहीं कहा। कौन कहा? पिग्गट का। तो दुनिया में आपको कितनों लोभ दे देगा, सुनो ना, पिग्गट को छोड़ दो, अमलानंद घोष बोले ना। किसको? जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कौन बोला था? पिग्गट महोदय बोले। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा क्या करते थे? यानी धरती को उर्वरता की देवी। अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक है, तो ये सब क्या है? उर्वरता की देवी, यानी धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, जिसकी पूजा करते थे। कहां से मिला था वो साक्ष्य? जल्दी से बताइए। ठीक है, ए देखिए देखिए, इतना जल्दी भूलिएगा। चलिए आइए, इसके बाद उर्वरता की देवी वाला हो गया। अब आइए जल्दी से, क्या होता? उर्वरता की देवी हो जाता। धरती को क्या मानते थे? उर्वरता की देवी। ठीक है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, यानी वृक्ष पूजा और क्या होता है? वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा। ठीक है, यानी भगवान भोले बाबा का। ठीक है, कहाँ होता था? सिंधु सभ्यता में। अब यहां से देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बनेगा। ठीक है, क्या है? कुछ वस्तु है और उसका जो है वहां के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते, कहाँ क्या करते थे। यानी तांबा कहाँ से लाते थे? वो अपने यूज के लिए खेतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लेते थे? खेतरी से लेते थे, बलूचिस्तान से भी लेते थे और ओमान से लेते थे। इसको जरूर याद रख लीजिएगा। तांबा कहाँ से लेते थे? खेतरी से। तांबा कहाँ से होता है? खेतरी। ज्योग्राफी में भी पढ़िएगा कि तांबा कहाँ से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? खेतरी से। कहाँ? खेतरी। इसके बाद चांदी, देखिए सोना चांदी दोनों याद रखिएगा, अफगानिस्तान और ईरान, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, चांदी कहाँ? अफगानिस्तान ईरान, अफगानिस्तान ईरान। इसके बाद भारत के ज्योग्राफी में पढ़िएगा, सोना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक का कोलार खान, कर्नाटक का कोलार खान। तो ज्योग्राफी में भी काम आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से लेते थे? कर्नाटक से, और साथ में अफगानिस्तान ईरान। ठीक है, इसके बाद टीन कहाँ से लेते थे? अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद कहाँ से? सौराष्ट्र। लाजवर्द कहाँ से? मेसोपोटामिया। सीसा कहाँ से? ईरान से लेते थे। ठीक है, चलिए आगे करें, तो इसको याद कर लेना, इस बॉक्स वाला को याद कर लेना। जल्दी से बताइए, लाजवर्द कहाँ से? मेसोपोटामिया। लाजवर्द कहाँ से? मेसोपोटामिया से। ठीक है, टीन कहाँ से? अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से। चलिए इसके बाद आइए जल्दी से स्वास्तिक चिन्ह, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये वाला है ना, कैसे बनाता आस्तिक चिन्ह? हमको तो बनाने के लिए भी नहीं आता। ऐसे 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 ऐसे, ये ना स्वास्तिक चिन्ह। अब कहाँ होगा? ऐसे। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, समझ गए? स्वास्तिक चिन्ह समझ गए? बीच में होता है ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे, इधर। अच्छा रहने दीजिए, जैसे होगा आप समझदार हैं। ठीक है, कर लीजिएगा। अब कमेंट में हम देखेंगे आपको स्वास्थ्य चिन्ह बनाने के लिए आता है कि नहीं आता। जिनको बनाने के लिए आता है कमेंट में लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया कि स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? कहाँ आता है? हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। ठीक है, आज हम स्वास्तिक चिन्ह अपनाते हैं, दीपावली में जो बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, वो किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता। तो अब अगला बार से क्या कीजिएगा, जब दीपावली होगा, जब स्वास्तिक चिन्ह बनाइएगा तो घर में पूछ लीजिएगा इसका सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से उदय हुआ। ठीक है, कहां से? हड़प्पा से। इस चिन्ह से सूर्योपासना, यानी स्वास्तिक चिन्ह से किसका अनुमान लगाते हैं? सूर्य देवता का। यानी किसकी भगवान पूजा करते हैं? सूर्य देवता का। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वो लोग मंदिर का जो है क्या करते थे? मंदिर में जाकर के पूजा
नहीं करते थे, ठीक है, अपने सांकेतिक रूपों में वो पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। चूंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, देखते हैं धरती को उर्वरता की देवी माना गया, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, ठीक है। कई सारे जो है कांस्य प्रतिमा में नर्तकी का है, ठीक है। तो यहाँ की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, ठीक है, यानी इसको मातृसत्तात्मक समाज भी कहा गया, ठीक है। ये अनुमान लगाया था, क्या अनुमान लगाया था। तो सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड, ठीक है, कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। देखिए भैंसा गाड़ी है ना, तो कुंवर वाला जो है सांड क्या था, इन लोगों के लिए अच्छी थी, पूजनीय थी। तो जो आपके फायदा का होगा तो उसको तो रखिएगा ना, ठीक है। इसके बाद स्त्री मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां, उसको क्या कहा गया, मृण मूर्तियां, ठीक है। और ये किसका मिल रहा है, स्त्री की अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। अभी देखते हैं ना, यदि आपको मान चलिए कि एकदम सरस्वती अभी पूजा आ रहा है, यदि सरस्वती माँ की जो खूब जो है मिट्टी की पकी हुई मूर्ति मिल जाए, ठीक है, हम दुर्गा माता की भी पूजा करते हैं, इधर सरस्वती माँ की भी पूजा करते हैं, ठीक है। तो अपने से पूजा करना है, ठीक है। यह है कि यहाँ से बहुत सारी मिट्टी मूर्ति मिल रहा था, इसका मतलब था कि वहाँ सम्मानजनक स्थिति था, ये अच्छी उनकी स्थिति थी। तो अनुमान लगाता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार का था, मातृसत्तात्मक था। कैसा था, मातृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। अगले बार, सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, ठंडा उंडा लगता होगा, सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। अगला ये, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ते थे। आज भी हम बैठ करके बेरोजगारी करते हैं, टो वैसे से करते रहते, ठीक है, गंगा किनारे जा करके। शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, मुर्गा भिरंत तो अभी भी होता है कि नहीं, कहाँ मुर्गा भिरंत होता है, नहीं नहीं नहीं, मुर्गा भिरंत नहीं होता है, अभी भी मनोरंजन के लिए मुर्गा भिरंत होता है। टीवी पे देखिएगा, आज तक जो है जी न्यूज, क्या था, मुर्गे भिरंत ना था, दो पक्ष इधर लिया, दो पक्ष इधर लिया, वो सब मुर्गा भिरंत हुआ। टॉपिक पे बात होता है, नहीं होता, वो सब मुर्गा भिरंत होता है, ठीक है। तो अभी भी मनोरंजन का साधन है कौन सा, मुर्गा भिरंत, यानी पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। चौपर और पासा खेलना साधनों का उपयोग करते थे, ठीक है, काम का नहीं है। आगे बढ़िए, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तकनीक का विस्तार हुआ, अब मिट्टी के बर्तन को पहले पकाने लगा था, पका करके उसमें फिर क्या करता था, डिजाइन बनाना स्टार्ट किया था कि लाल मिट्टी के बर्तन, उस पर काले रंग का वो लोग डिजाइन करते थे। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखना है, ठीक है। किस रंग के करते थे, काले रंग के डिजाइन और मिट्टी के बर्तन का बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है तलवार से परिचित नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई, इन लोगों के समय में लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था, लोहे का आविष्कार होगा तभी तो तलवार बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहा से परिचित थे कि नहीं, नहीं थे। तो जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम, ये तलवार का जानना नहीं जानेंगे, ठीक है, तलवार बनाना जानेंगे नहीं जानेंगे। तो सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका 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 निचला शहर जो है, काहे दुश्मनी हो गया इसको, ये भी बड़ा अच्छा लाइन है, ठीक है। देखिए, सिंधु और कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए भी किले से घिरा हुआ था। अब देखिए, आपको लगेगा ना ये बउआ वाला बात है, इसमें तो कुछ जाने नहीं है, ठीक है, अपने आप में बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे एकदम व्यवस्थित थे, जान रहे हैं, नगर नियोजन में रहते थे, नगर नियोजन उनकी अच्छी थी। शासक वर्ग अलग रहता था, सामान्य लोग अलग रहता था, ठीक है, शासक लोग अलग और सामान्य लोग अलग, ठीक है, इतना तो पहले है। अब वहां के दो भाग में था, एक पूरब और एक पश्चिम। तो पूर्वी भाग में क्या आता था, सामान्य लोग रहता था, पूर्वी भाग में समान लोग, और पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहता था। क्या करता था, शासक वर्ग, और दोनों का क्या होता था, किलाबंदी होता था। क्या होता था, किलाबंदी, यानी समान लोग कहाँ, पूरब, और पश्चिम में क्या, शासक लोग, और दोनों का अलग अलग किलाबंदी होता था। क्या होता था, अलग अलग किलाबंदी होता था। लेकिन एक शहर ऐसा था, यानी ऊपरी टीला और पश्चिमी टीला, यानी पूर्वी और निचली, यानी ऊपर में कौन होगा, शासक वर्ग होगा, निचले में कौन होगा, सामान्य लोग होगा, ठीक है, निचले में कौन होगा, सामान्य लोग होगा। तो इससे पता चलता है कि वहां के जो समाज दो वर्गों में विभाजित था, शासक वर्ग अलग रहता था, सामान्य लोग अलग रहता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व में कौन रहता था, सामान्य लोग, पश्चिम में कौन रहता था, शासक वर्ग, ठीक है। लेकिन एक ऐसा इसके बाद बताइए, एक ऐसा था, ठीक है, कालीबंग कौन, धौलावीरा, कौन सा, धौलावीरा, वो 3 भागों में विभाजित था। कितना भाग में, 3 भाग में विभाजित था। इसको एक टॉपिक पे याद रख लीजिएगा, नॉर्मल से शहर कितना भाग में विभाजित था, 2 भाग में, ऊपरी और निचली, पूर्वी और पश्चिमी, ऊपरी और निचली, इतना तो समझ गए। और सबका अलग अलग किलाबंदी होता था, ठीक है।
लेकिन धौलावीरा जो था वो कितना भाग में विभाजित था? 3 भाग में। धौलावीरा 3 भाग में। एक चीज और याद रखना, कहां से? कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला सर जो सामान्य लोगों के लिए रहने हेतु, यानी निचला सर, यानी जो सामान्य लोग कहाँ रहता था? निचले में, ठीक है, के लिए भी किले घिरा हुआ था, यानी जो था ऊपर और निचला अलग अलग नहीं, एक ही किला में ये घेराबंदी किया हुआ था। कौन सा शहर? कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता, जय श्री राम। हड़प्पा सभ्यता और सर और है क्या? 1-2 लाइन और होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो बुक दे दीजिए, 1-2 लाइन है तो हम आपको पढ़ के ही बता देते हैं, स्क्रीन तो हुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, ठीक है, इसको तो रटने वाला कोई मैटर नहीं। कालीबंगा का अर्थ क्या आता है? काली चूड़ियां। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या था? मृतकों का टीला। तो कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ी। यही कलवा खेती करता था कि नहीं करता था? कलवा खेती करता था ना, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये काली यानी खेत, जोते हुए खेत, और नक्काशीदार ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। इसके बाद कहता है पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित था, ठीक है। तो पर्दा प्रथा भी था और वहाँ वेश्यावृत्ति भी था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मनोरंजन के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल करता था, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी दे देगा कि पर्दा प्रथा प्रचलित था कि नहीं, तो पर्दा प्रथा था, वेश्यावृत्ति भी वहां थी, ठीक है। इसके बाद है शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी, हम आप सभी बोले हैं, ठीक है। जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है? हड़प्पा से। दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से, ठीक है। हड़प लिए और उसको दफना दिए, ठीक है ना। तो हड़प लेना है किसी की जमीन, उसी में उसको दफना देना। जला दीजिएगा तो हल्ला हो जाएगा, ठीक है। यानी अपना बाहुबली ताकत है, ठीक है। किसी का जमीन हड़प लेना है, इन्ने उन्हें देखे उसी में उसको दफना देना है, ठीक है। उसके बाद खेत जोताई कर देना, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो दफनाने का साक्ष्य कहां से? हड़प्पा से। दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा से। अब मोहनजोदड़ो, ठीक है, ज्यादा जोर से हल्ला करना स्टार्ट करेगा, जलाइएगा तो हल्ला करना स्टार्ट करेगा, तो मोहनजोदड़ो। जलाने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। और युगल समाधान कहां से मिल जाएगा? लोथल एवं कालीबंगा। सभी बोले मेल फीमेल दोनों एक ही जगह। कहां से? लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल एवं कालीबंगा से। अब कहता है सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण कई कारण था, अपना अपना लोग इतिहासकार कहता है। कोई कहता है कि आर्ज जाकर के अटैक कर दिया, कोई कहता इतना न तेज आंधी आया था, एकदम बाढ़ आया था, सब दह गया, कोई कहता अकाल पड़ गया था। तो जितनी मुंह उतनी बात है। इतिहासकारों का अपना अपना दृष्टिकोण है, तो वो जैसे भी करे, ठीक है। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता समाप्त कर दिए हैं, कल हम लोग वैदिक सभ्यता में आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 15 जनवरी को जो है मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको पूरा लुसेंट पढ़ना होगा तो आपको एप्लीकेशन पे आकर के रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बहुत मामूली शुल्क आपसे लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2-4 हज़ार रुपया नहीं लगेगा, 200-400 रुपये लगेगा, ठीक है। एकदम मस्त पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद है टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल।